अब हम लोग आएंगे ग्राम सेमेट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ 1x एक्स स्क्वायर, 1x एक्स स्क्वायर्स के कंस्ट्रक्ट करना होगा हमें 3 फंक्शन g0, g1 एंड g2 विच आर ऑर्थोगोनल ओवर -1 to -1, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। तो हमें इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3 फंक्शन को। तो हमने बताया था ये पीछे। फर्स्ट वी सिलेक्ट, सबसे पहले हम लोग g0 को सिलेक्ट करेंगे, g0 को सिलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 1। g0 को, जो पहला फंक्शन 1 था, g0 को हमने 1 लेट कर लिया। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, वी चूज़ x एंड राइट g1 को लिखते हैं x प्लस सी g0, g1 इक्वल टू लेट करते हैं x प्लस सी g0। तो x हमारा ऐसे ही रहेगा, c और g0 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा x प्लस सी। अब सुनो, मुझे फाइंड करना था ऑर्थोगोनल के लिए। तो इफ़ g1 इज ऑर्थोगोनल, g1 क्या था, ऑर्थोगोनल रहेगा टू किस पे, g0 पे। g1 ऑर्थोगोनल टू g0 अगर ओवर -1 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। देन अगर ऑर्थोगोनल है तो मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन लिमिट -1 टू +1 थी और g0 इंटू g1 dx इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट 0 रहेगा। जो ऑर्थोगोनल है तो g0 इंटू g1 dx इक्वल टू 0, -1 से +1 इंटीग्रेशन लिमिट लग गई, g0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। g0 की वैल्यू 1 थी और g1 की वैल्यू हमारी x प्लस सी थी। अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे वैसे तो देखिए ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो लेकिन मैं इंटीग्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ, x का होता है x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा c1x। लिमिट पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो g1 की वैल्यू x आ गई, तो g1 इक्वल टू x आ गया। फर्दर क्या करते हैं हम लोग, g2 फंक्शन लेट करते हैं। g2 क्या लेट करते हैं, x² प्लस c1 g0 प्लस c2 g1। यहाँ पे g2 x² c1 g0 की वैल्यू 1 थी और g1 की वैल्यू x थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये g2 जो है वो g1 और g0 पे क्या होगा, ऑर्थोगोनल। g2 इज ऑर्थोगोनल टू बोथ g0 एंड g1। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लिमिट -1 टू +1 रहेगी, तो पहले g2 g0 0 रहेगा और फिर g2 g1 रहेगा। तो g2 g0 dx इक्वल टू 0 और g2 g1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। मैंने बताया था अगर ऑर्थोगोनल है तो इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f1x f2 डॉट f इंटू f2x dx इक्वल टू 0 होता है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब g2 की वैल्यू क्या थी, x² प्लस c1 प्लस c2x और g0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बताया था कि ये ऑड फंक्शन है ये वाला, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो और -1 से +1 लिमिट होती है जब -a से +a, तो बाहर 2 का मल्टीप्लाई होता है इवन फंक्शन के लिए, और लिमिट हो जाती है 0 से a, तो 0 से a की वैल्यू 1 थी। x² प्लस c1 dx इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन x³ आया प्लस c1 और यहाँ पर 1 था, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, c1x हो गया। 2 हमारा 0 में चला जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर ऊपर लिमिट 1 पुट कर दें तो 1/3 प्लस c1 की वैल्यू -1/3 आ गई। अब इसके बाद आएंगे g2 g1 इक्वल टू 0, यहाँ पर g2 की वैल्यू x² प्लस c1 प्लस c2 x इंटू x dx इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि g2 की वैल्यू ये थी और g1 हमारा x था। अब यहाँ पर x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो x³ प्लस c1x प्लस c2x², ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, दोनों 0 हो जाएंगे। केवल इसको सॉल्व करेंगे, c2 बार 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। x³ का x² का इंटीग्रेशन कर दे, x³ 3 होता है लेकिन वो सारा 0 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू 0 आ गई। तो c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू आ गई यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन सेकेंड, जो कि g2 इक्वल टू कैलकुलेट की थी x² -1/3 हो जाएगा, बाकी c2 0 रहेगा। तो ये हमारा g0 1 आया, g2 x आया और g3 x² -1/3 आया। अब ऐसे ही हम लोग आएंगे वेट प्रॉब्लम, वेट फंक्शन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ 1x एक्स स्क्वायर कंस्ट्रक्ट 3 फंक्शन g0 g1 एंड g2 विद आर ऑर्थोगोनल ओवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनाइट विद रेस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन। इसमें वेट फंक्शन दिया होगा जो कि दिया हमें e की पावर -x। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, g0 सेलेक्ट करते हैं 1, g0 को 1 सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वी चूज़ x, देन राइट g1 इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं, बताया था पीछे भी g1 इक्वल टू x प्लस सी g0 लेट करेंगे तो x प्लस सी g0 की वैल्यू 1 थी तो x प्लस सी आ गया।
फिर मैंने क्या बताया था कि इफ़ G1 इज ऑर्थोगोनल, हम लोग G1 को G0 पे ऑर्थोगोनल लेते हैं, तो G1 इज ऑर्थोगोनल टू G0 ओवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनाइट विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस एक्स फंक्शन दिया गया था। तो क्या होगा 0 से इन्फिनाइट, बस क्या होगा G1 G0 dx इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है, और इसमें जो वेट फंक्शन गिवन है उसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो e की पावर माइनस एक्स G1 G0 dx इक्वल टू 0, e की पावर माइनस को सेंड किया, G1 की वैल्यू x प्लस थी और G0 की वैल्यू 1 है, dx इक्वल टू 0। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा e की पावर माइनस एक्स और x की पावर प्लस c और यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू 0। अब देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, जैसे अगर e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, e की लिमिट लगी हो 0 से इन्फिनाइट और e की पावर माइनस एक्स और x dx लिखा हो, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है इसमें कि आपको लगाना है क्या, अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर पावर x की कितनी 1, तो जब भी 1 है ना, तो उसी का केवल फैक्टोरियल निकाल लेंगे हम लोग बस। तो 1 का फैक्टोरियल 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू मैंने गामा के फॉर्म में लिख दिया है, तो लेकिन गामा फॉर्म में लिखोगे तो भी वही आएगा वैल्यू, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि गामा n इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n-1, यानी कि एक कम करके फैक्टोरियल। तो यहाँ पे गामा ऐसे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, फैक्टोरियल 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 थी और प्लस c, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर यूजिंग दिस वैल्यू c इन हम लोग पुट करते हैं, c इन फर्स्ट में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आएगा G1 इक्वल टू x -1, क्योंकि c की वैल्यू -1 आई थी। फर्दर क्या करते हैं हम लोग, G2 लेट करते हैं, G2 क्या लेट करते हैं, x² प्लस C1 G0 G2 G1। यहाँ पर मैंने क्या किया, G0 और G1 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद G2 फंक्शन जो बना हमारा वो x² प्लस C1 और प्लस C2 x -1 बचा। ये क्वेश्चन सेकंड है। उन्होंने बताया था G2 जो होता है वो G1 और G0 पे क्या होता है, ऑर्थोगोनल। तो लिखेंगे इफ़ G2 इज ऑर्थोगोनल टू बोथ G0 एंड G1 विद रेस्पेक्ट टू e की पावर माइनस एक्स। तो पहले 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस G2 G0 को हल करेंगे, क्योंकि G2 क्या है, ऑर्थोगोनल है किस पे, G0 और G1 पे। तो G2 इंटू G1 dx इक्वल टू 0 और G2 इंटू G0 dx इक्वल टू 0, एक बार G0 के साथ एक बार G1 के साथ। तो 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स और G2 G0 इक्वल टू 0। अब इसके बाद e की पावर माइनस एक्स, G2 वैल्यू क्या थी, x² प्लस C1 प्लस C2 x² माइनस C2 ये थी, और G0 की वैल्यू 1 थी। इसको मैंने क्या किया, x² के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस x² आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर माइनस C1 हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये बना। अब होता क्या है, डायरेक्ट लिखना है आपको, चाहिए गामा के अंदर लिखेंगे तो एक बढ़ा कर लिखेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² था, x² का मतलब होता है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2। इसके बाद क्या था, यहाँ पे x की पावर थी नहीं, यानी 0 फैक्टोरियल 1 होता है, कोई मतलब नहीं है। C2 वाले में आ जाइए, यहाँ पे x था, यहाँ पे x का फंक्शन था, और x जो है x में 1 की पावर 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे C2 आ जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएंगे तो -C2 आ जाएगा। यहाँ पे C2 से C2 का मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स G2 G1 dx इक्वल टू 0, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। बस आपको याद ये रखना है, मैंने बताया भी कि अगर 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आप जो है n फैक्टोरियल लगा सकते हैं, या तो n फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये गामा से कोई मतलब नहीं, जब नेचुरल नंबर हुआ करे तो आप लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा सकते हैं, यानी कि n का फैक्टोरियल लग जाएगा, जो भी वैल्यू होगी पुट कर दिएगा। C2 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू सारी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी G2 की वैल्यू आ जाएगी x² - 4x + 2। ये हमारा आंसर आ गया। G0 की वैल्यू 1, G1 की वैल्यू x - 1 और G2 की वैल्यू x² - 4x + 2 आ गया।